नमस्कार। वक्त 24 घंटे 24 रिपोर्टर का है। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान। पाकिस्तान को भारत ने आज करारा जवाब सरहद पर दिया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर भारत के जवान गुरनाम सिंह थे। अब जरा यह भी जानिए क्यों गुरनाम सिंह को निशाने पर लिया। क्योंकि गुरनाम सिंह ने ही 19 और 20 अक्टूबर की रात हीरानगर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया था। घुसपैठ की नाकामी का बदला लेना चाहता था पाकिस्तान गुरनाम सिंह से। बीएसएफ के आईजी के मुताबिक इसीलिए बदला लेने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने हीरानगर में भारतीय जवान गुरनाम सिंह को टारगेट करके मारना चाहा, जिसमें गुरनाम सिंह जख्मी हुए थे। इसी के बाद भारत ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मारे गए हैं। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को आज मुंह तोड़ जवाब मिला है। एक दिन में 3 जगह सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान के 7 जवान मारे गए। सुबह 9:45 बजे पाकिस्तान ने हीरानगर में सीज फायर तोड़ा। भारत का एक जवान जख्मी हुआ। भारतीय सेना ने इसका बदला फौरन लिया। पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मारे गए। दूसरा सीज फायर राजौरी में और तीसरा पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा। एक आतंकी को भी भारतीय सेना ने ढेर किया है। उनका मुख्य निशाना चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे, जिनकी वजह से जो है उनको भागने में मजबूर होना पड़ा था, और इसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और एक मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। भारत के सर्जिकल अटैक के बाद अब तक पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को आज मुंह तोड़ जवाब मिला है। एक दिन में 3 जगह सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान के 7 जवान मारे गए। सुबह 9:45 बजे पाकिस्तान ने हीरानगर में सीज फायर तोड़ा। भारत का एक जवान जख्मी हुआ। भारतीय सेना ने इसका बदला फौरन लिया। पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मारे गए। दूसरा सीज फायर राजौरी में और तीसरा पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा। एक आतंकी को भी भारतीय सेना ने ढेर किया है। उनका मुख्य निशाना चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे, जिनकी वजह से जो है उनको भागने में मजबूर होना पड़ा था, और इसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और एक मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। भारत के सर्जिकल अटैक के बाद अब तक पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। कश्मीर में तनाव के हालात को 105 दिन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज 3 बड़ी बातें कही। पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि हमने जीना मरना एक साथ है। हमारे बॉर्डर बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। हमारा आवाजावी है। हम एक ही जैसे लोग हैं। हम डायलॉग की बात करते हैं, मगर डायलॉग तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग यहाँ माहौल नहीं बनाएंगे। दिल्ली में हमारी लीडरशिप है, उनके सर पे हम पत्थर मार के बोलेंगे बात करो, क्या ये मुमकिन है? नहीं। बातचीत तभी मुमकिन है जब माहौल हम अच्छा बनाएं। जो हमारे लोकल बच्चे यहाँ से गए हैं पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से जो गायब हैं, अगर हो सके बजाय एनकाउंटर में वो मारे जाए, अगर उनको अपने घरों में वापस ला सके, उनको हम अपने मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना सके। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीर घाटी में जब हालात सामान्य होंगे तो आफ्सा कानून हटा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश मुलायम सिंह में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। आज करीबी मंत्रियों के सामने मुलायम पर अपना गुस्सा अखिलेश ने निकाला। कहा, नेताजी ने कहां से कहां लाके मुझे छोड़ा। लखनऊ में अपने 20 करीबी मंत्रियों के साथ अखिलेश यादव ने आज बैठक की। अखिलेश ने कहा, नेताजी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हम एक नंबर पर चल रहे थे और अब देखिए क्या हाल है। मैं रोज कार्यकर्ताओं नेताओं से बात कर रहा हूं, वो भ्रम की स्थिति में है। इस सब की वजह अंकल है। अखिलेश ने अपने मन की बात समर्थकों से कही तो जवाब मिला, अब आप अकेले चलिए। समाजवादी पार्टी को बनाने वालों में 2 लोग जिंदा हैं। नेताजी मालिक हैं, हम और रामगोपाल जी। बाकी लोग इस दुनिया में नहीं हैं। जो हमें दर्द हो सकता है पार्टी का, वो किसी को नहीं हो सकता। मुलायम सिंह ने 24 अक्टूबर को विधायकों की बैठक बुलाई है, तो उससे एक दिन पहले 23 अक्टूबर को अखिलेश ने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुला ली है।
मुलायम सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव बागी हुए तो पार्टी में टूट रोकने के लिए आज आखिरी कोशिश शिवपाल यादव की तरफ से हुई। शिवपाल यादव ने आज इमोशनल कार्ड खेला। यूपी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक 5 घंटे चली। सिर्फ शिवपाल मौजूद थे। अखिलेश को भी बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। इसी बैठक में शिवपाल ने कहा, अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से बवाल है तो सीएम कहें तो मैं प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। मैं हलफनामा लिखकर दे सकता हूं कि एक बार नहीं जितनी बार भी मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा अखिलेश यादव ही सीएम होंगे। माननीय शिवपाल सिंह ने ये स्वीकार किया कि मुझे काम संगठन का सौंपा गया है, मैं रात दिन मेहनत करके इतने विधायक ले आऊंगा तो दोबारा माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। बाद में जिला अध्यक्षों से अखिलेश भी मिले। उनसे अखिलेश ने कहा कि हो सकता है 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती समारोह में जाऊं। शिवपाल ने सुबह कहा था कि हो सके तो रथ यात्रा टाली जाए। रथ यात्रा थी उसको भी शुरू करने का मौका कर दिया है और मेरा मानना है वो भी शुरू हो रही है। और उसमें जहाँ तक खुशी की बात है कि नेताजी खुद हरी झंडी उस यात्रा को दिखाएंगे। शिवपाल के आज के बयानों को टीम अखिलेश अपनी जीत मान रही है, लेकिन अभी ये कहना कि घर का झगड़ा सुलझ गया है जल्दबाजी होगी, क्योंकि पेच कई और भी बाकी हैं। मुलायम सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव बागी हुए तो पार्टी में टूट रोकने के लिए आज आखिरी कोशिश शिवपाल यादव की तरफ से हुई। शिवपाल यादव ने आज इमोशनल कार्ड खेला। यूपी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक 5 घंटे चली। सिर्फ शिवपाल मौजूद थे। अखिलेश को भी बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। इसी बैठक में शिवपाल ने कहा, अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से बवाल है तो सीएम कहें तो मैं प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। मैं हलफनामा लिखकर दे सकता हूं कि एक बार नहीं जितनी बार भी मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा अखिलेश यादव ही सीएम होंगे। माननीय शिवपाल सिंह ने ये स्वीकार किया कि मुझे काम संगठन का सौंपा गया है, मैं रात दिन मेहनत करके इतने विधायक ले आऊंगा तो दोबारा माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। बाद में जिला अध्यक्षों से अखिलेश भी मिले। उनसे अखिलेश ने कहा कि हो सकता है 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती समारोह में जाऊं। शिवपाल ने सुबह कहा था कि हो सके तो रथ यात्रा टाली जाए। रथ यात्रा थी उसको भी शुरू करने का मौका कर दिया है और मेरा मानना है वो भी शुरू हो रही है। और उसमें जहाँ तक खुशी की बात है कि नेताजी खुद हरी झंडी उस यात्रा को दिखाएंगे। शिवपाल के आज के बयानों को टीम अखिलेश अपनी जीत मान रही है, लेकिन अभी ये कहना कि घर का झगड़ा सुलझ गया है जल्दबाजी होगी, क्योंकि पेच कई और भी बाकी हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ इलाहाबाद में हुआ प्रदर्शन। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी में शामिल कराया था। आज इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीता बहुगुणा को गद्दार करार देते हुए आंदोलन किया। बाद में पटाखे जलाते हुए मिठाई भी बांटी कि पार्टी को दगाबाजों से छुटकारा मिल गया। जो लोग रात के अंधेरे में बैठते हैं और बेचते हैं रोज पार्टी को, वो आज मुझ पर अगर आरोप इस तरह का गंदा आरोप लगाएंगे तो मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। रीता बहुगुणा जोशी के पिता और उनके भाई भी कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे, इसलिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें गद्दार परिवार का कहकर निशाना साध रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी से मिशन 2018 की तैयारी के तहत अपने बेटे को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र बुद्धि में बड़े बेटे कार्तिकेय को साथ लेकर शिवराज सिंह का पहुंचना इस बार बहुत खास रहा, जहां दौरे पर शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त में किताबें बांट रहे हैं, बल्कि सभाएं भी संबोधित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में शिवराज सिंह बुद्धि से अपने बड़े बेटे कार्तिकेय को उतारने की तैयारी में है। बेटे की सियासी पारी के लिए शिवराज सिंह को बुद्धि सीट सबसे सुरक्षित लग रही है। ऐसे में खुद शिवराज सिंह चौहान विदिशा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक बेटी का नामकरण किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मिर्जापुर में रहने वाले भरत सिंह और विभा सिंह के घर बेटी हुई, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। नाम तय हुआ है वैभवी। भरत सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नाम रखने की गुजारिश की थी। परिवार का कहना है कि न सिर्फ बेटी का नाम प्रधानमंत्री ने रखा, बल्कि फोन करके उन्हें बधाई भी दी है। एटीएम नेटवर्क में सेंध मामले में एक्शन में सरकार, डाटा चोरी की आशंका से जुड़े मामले में सरकार ने मांगे रिपोर्ट। आर्थिक मामलों के विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगी। दोनों ही 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार के तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। सरकार में हाईएस्ट लेवल में रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में मीटिंग में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा होता है। वोट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो कार्रवाई ज़रूर व्हाटएवर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड वो एक्शन लिया जाएगा। इधर बैंकों ने मामले की गहराई से जांच के लिए फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली है। वहीं खबरें ये भी है कि साइबर सेंध से शिकार हुए लोगों को पैसा लौटाने पर कई बैंक विचार कर रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाने की तैयारी। जी हां, सरकार ने आज उड़ान स्कीम लॉन्च की। उड़ान यानी उड़े देश का हर आम नागरिक। इसके तहत उन शहरों में हवाई सुविधा मुहैया करवाई जाएगी जहां या तो एयर कनेक्टिविटी नहीं है या कम है। योजना के तहत एयरलाइन कंपनियों को अपनी उड़ान में आधी सीटें बाजार कीमत से कम पर मुहैया करवानी होंगी। लागत और सस्ते किराए के बीच का अंतर सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। एयरलाइंस कंपनियां एक हवाई जहाज में हर उड़ान पर कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 40 सीटें सब्सिडी वाले किराए पर मुहैया करवा सकती हैं, जबकि बाकी सीटें बाजार कीमत पर उपलब्ध होंगी। आम हवाई जहाज से 500 किलोमीटर तक की उड़ान और हेलीकॉप्टर से आधे घंटे की उड़ान के लिए सब्सिडी वाले किराए की ऊपरी सीमा 2500 रुपए होगी, जबकि 800 किलोमीटर के लिए ये रकम 3500 रुपए होगी। ये उड़ान स्कीम है जिससे हमारे देश के हर नागरिक को हवाई सेवा प्राप्त हो सकती है और विशेष रूप से जो हमारी छोटे शहर हैं। इस उड़ान सेवा की वजह से ट्रेन के फर्स्ट या सेकंड क्लास कोच में सफर करने वालों को लगभग उतने ही किराए में हवाई सफर की सुविधा भी मिल जाएगी। इससे उनका समय भी बचेगा। दिल्ली में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा, अब तक 24 पक्षियों की मौत। दिल्ली के डियर पार्क में आज 6 बत्तख मरी हुई मिली, जिसके बाद एहतियातन डियर पार्क, चिड़ियाघर और बर्ड सैंक्चुरी भी बंद कर दी गई। इस बीच दिल्ली के पशुपालन मंत्री गोपाल राय मुर्गा मंडी पहुंचे। अभी आज सुबह से लगभग 2,20,000 के लगभग यहाँ पर बर्ड्स आए हैं और अभी डॉक्टरों ने सुबह से जो मॉनिटरिंग की है यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ अभी किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिस ट्रक के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, पहले उसे चेतावनी दी जाएगी और सोमवार से उसकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो मंडी का निरीक्षण करेगी। इसके अलावा मंडी में मेडिकल पाथ बनाया जाएगा जिससे होकर यहाँ से कोई गाड़ी जाएगी। और सेल एक्चुअली बढ़ जाती है, थोड़ा इससे काफ़ी फर्क पड़ गया है। मटन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, मतलब फिश कम आ रही है, उसके भी रेट्स बढ़ गए हैं। वैसे तो आई रियली लव चिकन, बट कुछ टाइम के लिए मेरे को लगता है कि मैं नहीं खाऊंगा। एंड अगर मैंने खाया भी तो शायद बहुत ही जो ब्रांडेड जो शॉप्स वगैरह है, बस वही से। 2003 से 2006 के बीच दुनिया भर में बर्ड फ्लू से 452 लोगों की मौत हुई थी। पार्श्वनाथ बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर को 2 दिन में दिया जाए फ्लैट। राज्यवर्धन सिंह राठौर को फ्लैट देने में हुई देरी को लेकर पार्श्वनाथ बिल्डर को मुआवजा भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी रकम आगे की सुनवाई में तय करेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गुड़गांव में पार्श्वनाथ के एग्जैटिका प्रोजेक्ट में साल 2006 में 70 लाख रुपए देकर फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट 2008-2009 में मिलना था, लेकिन 8 साल बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया। इसी साल जनवरी में इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग यानी कि NCRDC का फैसला आया, जिसने पार्श्वनाथ बिल्डर को ब्याज और मुआवजे की पूरी रकम राज्यवर्धन राठौर को लौटाने को कहा। बिहार के आदित्य हत्याकांड का आरोपी रॉकी यादव 4 महीने बाद जमानत पर छूटा। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। ये तस्वीरें बिहार के गया के सेशंस कोर्ट की हैं, जहां मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद रॉकी यादव को जमानत पर छोड़ दिया गया। आप कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला करके तुरंत सजा दिला देंगे। इतने दिन हो गए, अभी तक तो सजा हो जानी चाहिए थी। इसी के तहत एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आरोपी रॉकी यादव निलंबित JDU विधान पार्षद गीता देवी और RJD नेता बिंदी यादव का बेटा है। आरोप है कि इसी साल मई महीने में रोड रेज की घटना में रॉकी यादव ने आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में 3 खबरों की एक्स्ट्रा डोज। चीन पाकिस्तान को 8 सबमरीन देगा, अरब सागर में हो सकती है तैनाती। गंदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत में सुधार, 11 दिन बाद आया मेडिकल बुलेटिन।
कबड्डी प्लेयर रोहित छिल्लर मुंबई में गिरफ्तार, दिल्ली में किया पिता ने सरेंडर। आपको अरेस्ट कर लिया या अपना खुद से जा रहे हो? कि बहू ने आरोप लगाए हैं आप? नहीं जी, ऐसा जो भी लगा है सब निराधार है। रोहित ने कल फेसबुक पर सफाई दी थी, जिसे ललिता के परिवार ने खारिज कर दिया। 7 फेरे लिए थे, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मतलब एक करवा चौथ का व्रत सामने आ रहा है। करवा चौथ सामने आने के 2 दिन पहले हमारी बेटी उससे बात कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, जिसके साथ उसके साथ बंधन बंधा है, जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, जिसका व्रत करना चाहती है, वो उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। मैंने दहेज के लिए कभी कोई मांग नहीं की थी और मुझे यकीन है कि मेरी भावरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा मेरे बारे में। पहले छोटी गाड़ी दी, उसके बाद उन्होंने बड़ी गाड़ी की डिमांड की। बड़ी गाड़ी मिलने के बाद आपको भी पता जल्दी सी गाड़ी बुक नहीं होती। उस टाइम हमें पेट्रोल की गाड़ी मिली। पेट्रोल की गाड़ी मिलने के बावजूद बोले कि तेरे बाप ने, पापा नहीं बोला, उसने गंदी वर्ड यूज किए, गंदी गालियां यूज की। उसने फटा ये बोला कि तुम्हारे बाप से डीजल की गाड़ी नहीं दी गई। मैं जिंदा इसलिए हूँ कि दुनिया को सच्चाई का पता चले। हाथ जोड़ते थे रिश्ता मांगने के लिए। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ललिता तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे वाले मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर जी नहीं सका। ललिता ने उसको साफ मना किया था, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रोहित मुंबई नेवी में सेलर के पद पर तैनात है। नेवी ने इसको सिविल केस माना है और कहा है कि एक नौसैनिक का ऐसा व्यवहार स्वीकारा नहीं जा सकता। सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 की तरह आईफोन 7 भी बना बम का गोला। ऑस्ट्रेलिया के सर्फर ने किया दावा है कि कार की इस हालत के लिए ये आईफोन 7 जिम्मेदार है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की है, जहां एक सर्फर ने बताया कि वो गाड़ी में अपना आईफोन कपड़े में लपेट कर गया था और जब लौटा तो गाड़ी में सीट और इंटीरियर जलकर खाक हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले एक बाइक सवार ने एप्पल के फटने का दावा किया था। इस घटना ने एप्पल आईफोन इस्तेमाल करने वालों को हिला दिया है, जिसे देखते हुए एप्पल ने जांच की बात कही है। जापान में पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत के पुजारियों को बुलाया गया है, जो 9 दिन तक यज्ञ कर रहे हैं। मथुरा के पार्क में अचानक सेफ्टी टैंक धंस जाने से वहां खेल रहे बच्चे गिर गए। 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 1 बच्चे की मौत, 5 बच्चे बचाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। सहारा समूह ने सेबी के पास 215 करोड़ रुपए जमा कराए। 28 नवंबर तक 185 करोड़ रुपए और जमा कराने की बात कही है। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे थे आप, और आगे जिन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। झगड़े के बीच समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होनी है। बाप बेटे अलग अलग बैठक ले रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत बरकरार है और बाहुबली 2 की पहली झलक दिखेगी।